ধন্যবাদ স্যার। স্যারক আসন গ্রহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ তথা IAS অফিচাৰ দিবাকৰ নাথ স্যাৰ। তেখেতক আমাৰ মাজত দিবাকৰ নাথ স্যাৰক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰিক বাইদেউ ৰীতা মালাকাৰ বাইদেউ। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ বাইদেউ। লগতে আমি স্যাৰক এখনি অসমীয়া শৰাই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। শৰাইখনি আগবঢ়াবলৈ মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ শিক্ষা তত্ত্ব বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ মুনমুন বেনাৰ্জী বাইদেউ। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ বাইদেউ। আমি আমাৰ সম্বৰ্ধনা পৰ্ব আজি এতিয়া ইমানতে অন্ত পৰিছে বুলি কৈছোঁ। আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে কিছু কথা কৈ আছিল, গতিকে ছাৰক মই অনুৰোধ জনাম যে তেওঁৰ বক্তব্য যাতে কণ্টিনিউ ৰাখে। গতিকে মই চবৰ ওচৰত মানে এটা আপিল কৰিম যে আমি ছাৰক ভাষণ মোৰ পিছতে অকণমান আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক'ব যে কেনেকৈ আমি কেৰিয়াৰ প্ৰস্পেক্ট চিভিল চাৰ্ভিচেছ এটা হ'ল চেণ্ট্ৰেল পৰীক্ষা আৰু So I'm not going to take much of your time and I'm not going to give much of my time also. So straight away आप लोग because I hope all of you are like now in the age group of your late teens, like 18 से 20 के बीच में आप लोग हो maximum, है ना? So by this time you have a fair idea of what you want to do or like what is your planning. So सबसे पहले आप लोगों के पास जो भी डाउट है आप लोग मुझे 10 मिनट में पूछ लीजिए and then while answering your doubts and questions I will tell whatever I want to tell you. ठीक है? So अभी फटाफट आप लोग अपने questions पूछ लीजिए. The question can be anything. सर मैं तो बहुत खुश हूँ आप दोनों से मिलके सर, स्पेशली के विद्यार्थी वाले सर उनको वजह से मैंने पहले IAS एकेडमी के इंटरव्यू में देखा था, तो आज मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। सर मेरा क्वेश्चन है सर आपसे, सर हाउ टू रिड्यूस द फीलिंग ऑफ फेलियर व्हेन यू मेकिंग योर करियर डिसीजन? Civil student faces multiple attempts in civil service exams. Should they explore other career options or should they continue to persist in this exam? পৰিস্থিতি আচলতে কেনেকৈ মানে আমি হেণ্ডেল কৰিব পাৰোঁ, এনি কাইণ্ড অফ চিটুৱেশ্যন, যিকোনো পৰিস্থিতি আমি কেনেকৈ আচলতে হেণ্ডেল কৰিব লাগে, যিয়ে নহওক एक्सटर्नल आनंद सर रिजम्पशन है उसको आप लोग करेक्ट करिए। तो जो बोला गया कि आसाम से क्यों कम बच्चों का सिलेक्शन होता है यूपी एमपी बिहार के कंपैरिजन में, द पॉइंट इज दैट हमारे बच्चे कम प्रिपेयर करते, हमारे बच्चे इस एग्जाम के लिए एक तो कम प्रिपेयर करते हैं और वो लोग कम इंटरेस्टेड है। हम सपोज कोई एक स्टेट है, वहां से 1 लाख बच्चा अगर एग्जाम में अपियर करेगा और 1 लाख बच्चा अगर सिंसियरली प्रिपेयर करेगा तो वहां से 20, 25, 40 बच्चा निकलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा। बट अगर एक स्टेट से सिर्फ 1000 बच्चे प्रिपेयर करते हैं या 2000 बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो उसमें से 4-5 लोग ही निकलेंगे।
So the fundamental difference is that कि हमारे स्टेट से कम बच्चे सीरियसली प्रिपेयर करते हैं, अपना टाइम सही से देते हैं। जो लोग सही से टाइम देते हैं उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं कि आसाम के लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, पर बहुत कम लोग हैं जो लोग सीरियसली प्रिपेयर करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि आप लोगों ने पूछा कि कोचिंग कितनी, मैंने कोचिंग का क्या रेलेवेंस है, और किसी ने पूछा था कि सर कोचिंग बहुत कॉस्टली होता है, अफोर्डेबल है, नहीं है। तो ये समझने के लिए आप लोगों को पूरा प्रिपरेशन की साइकिल को समझना है। जैसे कि आप लोग मैट्रिक देने के लिए जब जाते हो, मैट्रिक का भी एक साइकिल है, आप अपने सिलेबस को अच्छे से देखोगे, 8 में क्या पढ़ाया जा रहा है, 9 में क्या पढ़ाया जा रहा है, 10th में क्या पढ़ाया जा रहा है, एक दूसरे चीज को समझने में सप्लीमेंट करता है। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग का हाई सेकेंडरी का एक साइकिल है, फिर आप ग्रेजुएशन का एक साइकिल है, उसी तरीके से यूपीएससी प्रिपरेशन का भी देयर इज अ साइकिल ऑफ द होल प्रिपरेशन। नाउ उस पूरी प्रिपरेशन की अगर आप साइकिल को देखोगे तो इनिशियली क्या होता है कि आप जो बेसिक किताबें हैं उसको पढ़ते हो, देन यू गो टू द सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स, फिर आप अपना राइटिंग को इम्प्रूव करते हो, ठीक है, देन आप अपना थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करते हो, एंड देन यू अपियर इन द एग्जाम। तो ऐसा नहीं होता कि आज आपने पढ़ा और कल अपना एग्जाम दे दिया। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर नॉर्मल एग्जाम एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी। नॉर्मल एग्जाम में क्या होता है, आप लोगों को क्लास में नोट्स दिया जाता है, उसी से सवाल आता है, 5-6 क्वेश्चन आएगा, मोटा-मोटी आप लोगों को पता रहता है कि सवाल क्या होता है और उसका आंसर क्या लिखना होता है। आप उसी को क्रैक करके आते हो, उसी को लिख देते हो। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट एट ऑल लाइक दैट। यहाँ पे सिलेबस बहुत वास्ट है, एक पूरी सिस्टमेटिक वे में आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, चीजों का एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ता है। तो जो क्रैकिंग वाला सिस्टम है इसमें उतना ज्यादा नहीं चलता। यू शुड हैव ए complete understanding of the subject that you are taking. तो इसीलिए टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगता है। So you should not compare between the normal exam with the competitive exams. So मैंने सेकंड क्वेश्चन क्या लिया था, हाँ कोचिंग वाली बात। अब देखो बात ऐसा है कि अगर आप कोचिंग एफर्ट कर पा रहे हो, then there is nothing wrong in taking coaching, क्योंकि 14 लाख बच्चा, 40 लाख स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया इस एग्जाम में अपियर होने के लिए जाता है, और उसमें से सिर्फ 2-2,500 बच्चों का 14,000 बच्चों का या 12,000 बच्चों का प्रीलिम्स होगा। 12 लाख 14 लाख में से 12,000 बच्चों का आपका प्रीलिम्स होगा, उसमें से मेंस में बुलाया जाएगा 2,000-2,500 बच्चों को, और फाइनली जाकर के 600-700 लोगों का। कैनवस इज वेरी लार्ज। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप किसी भी तरीके से अपने प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हो तो आप वो करिए, बिकॉज कोचिंग इज नॉट लाइक कि आप मैंने एक निगेटिव कॉनोटेशन उसके साथ ऐड किया जाता है, बट कोचिंग इज लाइक प्रैक्टिस, वो आपको ज्यादा परफेक्ट बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, दैट परफेक्शन यू विल अचीव आइदर थ्रू कोचिंग और थ्रू सेल्फ स्टडी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, सेल्फ स्टडी करने वाले लोगों का भी सिलेक्शन होता है। सो आइदर यू कैन टेक कोचिंग और यू कैन स्किप इट, प्रोवाइडेड कि आप अपने प्रिपरेशन को इंप्रूव कर रहे हो। बिकॉज अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे, कोचिंग करने वाले जो लोग हैं उसमें से सिर्फ 1% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, 1% भी नहीं होता है, इनफैक्ट दैट नंबर इज इवन लेस देन दैट। तो बाकी जो 99% बच्चे हैं उनका तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, भले वो कोचिंग ले रहा है नहीं ले रहा है। तो दैट पॉइंट इज नॉट वेरी मच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि कोचिंग लेना ही पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, और कोचिंग ले लिया तो आपको सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये दोनों एजम्पशन गलत है, और आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये एजम्पशन भी पूरा ही गलत है। सो
मैंने आप लोगों को पहले ही एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने की कोशिश किया कि आज के टाइम पे आप लोगों के पास मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन है या नहीं है? सबके पास है, सबके पास ठीक ठाक इंटरनेट है, सबके पास गूगल है, यूट्यूब है, सारे मटेरियल गूगल में अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि आपने जब पढ़ा, उसको किताब से पढ़ा या गूगल से पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप यूट्यूब में जाकर के उसका वीडियो वगैरह देख लोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। सो नाउ द थिंग्स हैव चेंज, पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड। कोविड के बाद जितने भी अच्छे पढ़ाने वाले लोग थे, ऑल हैज कम टू यूट्यूब। तो यूट्यूब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने पहला ही पॉइंट आपको बोला है कि आप सफदरजंग में हो, धुबरी जिला के सफदरजंग में टाउन में हो आप लोग, और कोई लड़का सपोज दिल्ली में है, कोई मुंबई में है और इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। दिल्ली में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोग दिल्ली में तो है लेकिन वो भी किसी कोचिंग में नहीं जा रहे, वो भी इंटरनेट से ही पढ़ रहे हैं। सो एज सच देयर इज नो डिफरेंस, प्रोवाइडेड कि आपकी कमिटमेंट उतना ज्यादा हो, आपकी ऑब्जेक्टिविटी उतना ज्यादा हो, तब आप कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि आसाम से क्यों नहीं होता है, द पॉइंट इज दैट कि कम बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, और टू बी मोर प्रिसाइज बहुत कम बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों ने पूछा, कोचिंग। आज के टाइम पे कोचिंग का सारा मटेरियल आपको YouTube में मिल जाएगा, और यूपीएससी का सिलेबस, एपीएससी का सिलेबस आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। सिलेबस को ही आप इंटरनेट से पढ़ लीजिए तो आप लोग का काम, मैंने हाफ ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन। आपको गाइडेंस कहां पे जरूरत पड़ता है? जब आप क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करने जाते हो कि इस साल क्या हो रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है, एंड दैट जब आप एक पूरी साइकिल ऑफ प्रिपरेशन में जब आपने सारे बेसिक चीजें पढ़ लिया है, देन यू आर एबल टू प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस कि इस बार मोस्ट प्रोबेबली इजराइल पैलेस्टाइन वाला चीज कुछ आ सकता है, ठीक है, रशिया यूक्रेन वाला चीजें आ सकता है, G20 का सवाल आ सकता है, बिकॉज़ दीज आर हैपनिंग एंड दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द फंडामेंटल थिंग्स। फंडामेंटल चीजें जब तक आप नहीं करोगे, लोग हाँ, उन्होंने एक वर्ड बोला कि सर स्टैटिक पोर्शन, आई थिंक ही आप प्रिपेयर किया हुआ है सर? নাই ছাৰ, প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাই, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মই অলপমান কষ্ট কৰি আছোঁ। 2021 চনত এটা গুগল ক্লাছৰুম খুলিছিলোঁ, আৰু ষ্টেটিক পৰ্চনত হিষ্ট্ৰী, नहीं दैट वर्ड स्टैटिक जो आप बोल हाँ, रहे हो, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হয়। सर्कल में नॉर्मली यूज किया है, स्टैटिक पोर्शन आसान है, हाँ, हाँ। करंट के साथ स्टैटिक को लिंक करना है। হয় ছাৰ। चलो ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट कि आपको जो स्टैटिक पोर्शन है उसको पढ़ना पड़ेगा। वो किताब से ही पढ़ सकते हो, इंटरनेट से ही पढ़ सकते हो, उसके लिए कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। कोचिंग की जरूरत तो सेकंड फेज में आएगा। सर, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हम सिविल सर्विसेज की जो सब्जेक्ट ले लेते हैं, अब फिर हम एसी सर्विस करते हैं, ऐसा एंटिसिपेट हम लोग करते हैं कि स्टूडेंट करता है कि लार्जर स्केल पे प्रिपरेशन होगा तो हो सकता है कि एसी पूरा क्लिक कर जाए, बट हम देखते हैं कि वो सिलेबस में गैप क्रिएट हो जाता है। सर, थोड़ा इसके अभी उसमें क्या है, दैट क्वेश्चन ऑल्टरनेट जो करियर है उसमें भी आएंगे। सो ये दो चीजें क्लियर है। देखो, आप लोगों का एजम्पशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। जिस एजम्पशन पे आप चल रहे हो, अगर आपको पहले ही लगेगा कि मैं असमीज मीडियम का बच्चा हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, तब तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो एजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी किसी ने बोला कि सर इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है क्या? अब देखो, आप लोग 24 घंटे में से 3-4 घंटा तो मोबाइल में रहते हो नहीं रहते? गूगल में रहते हो, उसमें जो टाइप करते हो इंग्लिश में टाइप करते हो, जो वीडियो सुनते हो, न्यूज सुनते हो, मैक्सिमम चीजें आइदर इन हिंदी सुनते हो या इंग्लिश में सुनते हो। दैट इज द फैक्ट, क्योंकि असली में इतनी चीजें अवेलेबल नहीं है। सो द
द पॉइंट इज दैट जैसे कि सपोज आप लोगों ने हिंदी सिनेमा देखना चालू किया, यू स्टार्टेड स्पीकिंग हिंदी, आप अच्छा हिंदी बोल लेते हो। आसाम में अभी बहुत सारे बच्चे अच्छा हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। आप इंग्लिश में भी देखो, कोई भी लैंग्वेज मैंने ऐसा लैंग्वेज सीखने शायद सबसे आसान है। अभी हमारे प्रोफेशनल आए हैं और वो बढ़िया से बोल देता है, तो मैंने 2 महीना पहले उसको आसानी से ये नहीं पता था। तो उसी तरीके से लैंग्वेज कैन नॉट बी ए बैरियर एट ऑल, और आप लोग उसको बहुत आसानी से सीख सकते हो, फिर लिख सकते हो। बस लैंग्वेज सीखने का 4 मतलब बेसिक एस्पेक्ट होता है। एक तो हो गया आपका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये आप करते रहो अपने साथ, खराब लिखो कोई दिक्कत नहीं है, गलत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है, यूपीएससी हो या एपीएससी हो, तो ये लैंग्वेज में आपका कमांड होना जरूरी है। इसके साथ देखते हो ओटीटी पे कोई वेब सीरीज देखते हो, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक करते रहते हो, है या नहीं है? वहां पे कैसे फोकस आ रहा है? तो आप तो ऐसा आदमी हो ही नहीं ना कि जिसके पास फोकस नहीं है। पढ़ने के टाइम पे सपोज फोकस खराब हो गया, बिकॉज आप उतना इन्वॉल्व नहीं हो। आप ओटीटी में एक सिनेमा देख बैठे हो, यू आर हाईली इन्वॉल्व। आप रात को 2 बज गए, 4 बज गए, आप मूवी खत्म करोगे, उसके बाद ही सोओगे। बस जब पढ़ने के लिए बैठोगे तो 1 घंटे के बाद चीजें खराब लगने लगता है कि चलो मैं बंद कर देता हूँ, घूमने चला जाता हूँ। जिस आदमी का फोकस मूवी देखने के टाइम पे है, तो ऐसा नहीं है कि उसका माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो देखिए, हाँ, बैकअप प्लान पे ज्यादा फोकस करते रहोगे तो मेन गेम छूट जाएगा। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है जिन लोगों के पास हो सकता है कि कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं इसको भी पूरा डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, तो तब हो सकता है कि आप पहले किसी छोटी चीज से चालू करिए। एक हमारे सीनियर थे, वो गुजरात कैडर में है अभी, आई थिंक ही इज नाउ आईजी, पुलिस सर्विस में थे। उन्होंने लाइफ में सारा जॉब किया, वो पीएचडी था, मैंने was in grade 4, then we upgraded in grade 3, then grade 2, then 1, and 1 में भी then got to the highest, one of the highest posts. तो उनका जर्नी 21 साल से चालू हो गया था। वो टीचर का भी जॉब किया, पीएल का भी जॉब किया, इंस्पेक्टर का भी जॉब किया, ठीक है, वो सारा जॉब किया। तो द पॉइंट इज दैट कि आप किसी भी मॉडल को चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर दिस थिंग, मैंने आपका क्या सर्कमस्टेंसेस है, एवरीबॉडी हैज देयर ओन सिचुएशंस, ओन सर्कमस्टेंसेस, उसी से आपको ये चीजें डिराइव करना है। तो उसमें कुछ स्टोरी आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा, जैसे कि ये उनका जो स्टोरी है मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ, क्योंकि इन्होंने सारा काम किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सीधा एकदम ओलंपिक ही खेलना है, ठीक है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर गली सर। तो वो चीजें हैं। तो बैकअप प्लान जरूरी कभी कभी है भी, कभी कभी नहीं भी है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट जहां तक मैं समझता हूँ 25 साल तक तो आप लोगों को बैकअप के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, आप मेन गोल के बारे में फोकस करें। अब जिनके बारे में मैंने अभी बोला, जब वो सपोज पीएल का जॉब भी कर रहा था, तब भी उनका मेन गोल लेके आईएएस था। जब वो टीचर का जॉब भी कर रहा था, तब भी उनका मेन जॉब आईएएस था। जब सपोज वो इंस्पेक्टर भी बन गया, तब भी उनका मेन गोल आईएएस था। तो वो कंटिन्यूअसली वो काम करता है। सो आई थिंक दैट वे यू हैव टू थिंक। नाउ आप लोगों ने पूछा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन, करियर काउंसलिंग, स्किल एंड क्वालिटीज क्या चाहिए। देखो, आप लोगों ने पूछा कि क्या क्वालिटी चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ना? तो सबसे पहला क्वालिटी तो थोड़ा पेशेंस चाहिए, इट नीड्स लॉट्स ऑफ टाइम। ये एग्जाम बहुत ज़्यादा टाइम डिमांड करता है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑल्सो। तो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग
को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो इसीलिए पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा चीज़ कि कमिटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस दिन आपका कमिटमेंट कम हो जाएगा, आप गेम से बाहर हो जाओगे। तो यही दो क्वालिटी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें हैं तो बाकी जितना भी क्वालिटी चाहिए वो अपने आप आ जाएगा और आप लोग कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी भी चीज़ के लिए कमिटमेंट है तो हार्ड वर्किंग आप अपने आप बन जाओगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब हार्ड वर्किंग आप बन जाओगे तो कितना भी मुश्किल चीज़ें क्यों ना हो आप सीख तो लोगे, ऐसा नहीं कि आप उसको सीख नहीं पाओगे, ठीक। और दूसरा चीज़ क्या है कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी राइटिंग स्किल्स वगैरह थोड़ा ठीक होने से ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, बट राइटिंग स्किल्स अगर आपका अच्छा है तो आप अच्छा कर सकते हो। और आर्ट्स के बच्चों का वो एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटिक्स पढ़ते हो, एजुकेशन पढ़ते हो, साइकोलॉजी पढ़ते हो, तो राइटिंग और थोड़ा सा उस तरीके से स्टोरी टेलिंग वे में चीज़ों को सिखाया जाता है, तो राइटिंग स्किल्स रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द साइंस बैकग्राउंड। तो वो आप लोग का एडवांटेज है, उसको आप ऐसे उसको पॉजिटिवली यूज करें। नहीं तो क्या होता है, आर्ट्स के बच्चों को लगता है कि साइंस वाला ज़्यादा अच्छा कर जाएगा हम लोगों से, ऐसा सोच आता है क्या? आता है? ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल भी एक गलत एजम्पशन पे आप लोग हो। इनफैक्ट यू आर इन ए बेटर पोजीशन बिकॉज आप लोगों का राइटिंग स्किल्स रिलेटिवली अच्छा होता है। क्योंकि साइंस के बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने, ठीक। सो स्किल्स आप लोगों ने जो बोला, क्वालिटी जो बोला, एक्चुअली दो भी क्वालिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए, तो दूसरा आपकी कमिटमेंट। बाकी जितने भी क्वालिटीज है, जो भी स्किल्स की जरूरत होगा, वो अपने आप सीख जाओगे इन द प्रोसेस ऑफ टाइम। हर किसी इंसान का अपना अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, एंड जब आप छोटे रहते हो द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज समथिंग व्हिच इज आउटसाइड, बट जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो, ठीक है, द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन विल कम फ्रॉम विद इन। तो जब तक वो आपका आउटसाइड कोई स्टिमुलस है, तब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, आगे एस्कॉर्ट रहेगा, पीछे पुलिस रहेगा, ये करोगे वो करोगे, दिस थिंग्स आर कंप्लीटली इमटेरियल और दैट कैनॉट बी द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हो सकता है कि वो आपको पुश करे इनिशियली कि आप पढ़ो, बट जैसे जैसे आप उस एग्जाम में घुसते जाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, एंड द इंस्पिरेशन कम फ्रॉम विदिन, ठीक है। सो दैट इज द फैक्ट। जैसे जैसे आप हार्ड वर्क करना चालू करोगे, उस गोल के लिए आपका कमिटमेंट बढ़ता जाएगा, अपने आप इंस्पायर्ड फील करना चालू करोगे। तब फिर आपका किसी की यूट्यूब का वीडियो, लवासना का फोटो और कुछ कोई भी चीज आपको इंस्पायर तब नहीं करता है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन आप लोगों की खुद के अंदर से आएगा कि चलो मैं अपने आप को प्रूव करता हूँ, ठीक है। दैट इज नॉट ए पैरामीटर और वो एक कोई बेंचमार्क नहीं है, लेकिन फिर भी कि चलो मैं एक ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम को लिखूंगा और उसको क्वालिफाई करूंगा, ठीक है, दैट यू कैन सेट। और फिर आपने सपोज उसको क्वालिफाई कर दिया, तो आपको उससे अपने आप को ये सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो और कोई दूसरा इंस्पिरेशन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जब आप छोटे रहोगे तब
अब आपके पास ऐसा इंस्पिरेशन रहेगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपको चीजों का समझ में आने लगेगा। Then you start realizing that okay, now no other force is driving me. It is only the inspiration that इतना एफर्ट लगाया था उसको, फिर अपना एफर्ट लगाइए, ठीक है। सो सिचुएशन को रीड करना बहुत जरूरी है फ्रॉम एन आउटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जाकर के उसको देख लीजिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। बट अगर उसी में आप दुखी हो जाओगे, छोड़ दोगे, कुछ और करने लग जाओगे, अपने आप को डिरेल कर दोगे, हाँ, तो देन यू विल मिस द बस कंप्लीटली, ठीक है। तो सिचुएशन तो देखो ऐसे ही हैंडल होता है। बैकअप प्लान मैंने आप लोगों को बता दिया। अदर कैरियर के बारे में आप लोग पूछ रहे थे। देखो, जिस लड़कों ने यूपीएससी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया है, 1 साल 2 साल अच्छे से उन्होंने लगाया है और बहुत ऑनेस्टली प्रिपरेशन किया है, अगर किसी कारण से उनको यूपीएससी नहीं भी हुआ है, या तो लोग स्टेट सर्विस में, या तो फिर वो लोग आरटीआई में जॉब कर रहे हैं, या तो फिर एसएससी में उन लोगों का अच्छा हो गया है, या उन लोग बैंकिंग में पीओ बन गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन लोगों ने अच्छा किया ही है। वो काम किया, उसके बाद आप जो यूपीएससी की सिलेबस है और जो ऑप्शनल सपोज आप लेना चाहते हो उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को देखिए। सिलेबस देखने में 1 दिन लगेगा। उसके बाद आप अनदर 15 डेज उस सिलेबस में कोई किताब मत पढ़ो। दिस इज नॉट एट ऑल ए बुक ड्रिवन एग्जाम। इट इज नाइदर ए टीचर ड्रिवन प्रोग्राम कि फलाना टीचर है, उनके पास ट्यूशन ले लूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। या ये फलानी किताबें हैं, 2 किताबें मैं पढ़ लूंगा तो मेरा हो जाएगा। ये एग्जाम इन दोनों कैटेगरी में आता ही नहीं। इट इज मोर अबाउट हाउ यू थिंक एंड हाउ मच डेवलपमेंट you have actually done with yourself. आप कितना सोच पा रहे हो, कितने चीजों का इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। बट उसमें नो डाउट, क्योंकि एक 3 घंटे का एग्जाम है, आपका नोट्स मेकिंग होना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन का जवाब देना होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको लिखना तो पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, किताबें भी पढ़ना पड़ेगा। बट अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट ए बुक ड्रिवन एग्जाम, इट इज नॉट ए टीचर ड्रिवन एग्जाम, इट इज मोस्टली ए स्टूडेंट ड्रिवन एग्जाम, एस्पिरेंट ड्रिवन एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग पुराने जितने भी पेपर्स हैं उसको डाउनलोड करिए, उसको देखिए। डोंट सी इट एज कि आई एम एजुकेशन क्या होता है ऑनर्स स्टूडेंट, और आई एम ए ज्योग्राफी ऑनर्स स्टूडेंट, और आई एम ए ज्योग्राफी स्टूडेंट, आई एम ए आर्ट्स स्टूडेंट। डोंट सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जस्ट सी। आप अभी आपके बारे में जो एजम्पशन रख रहे हो, एजम्पशन ये है कि यू हैव ऑलरेडी क्रॉस 18 इयर्स 19 इयर्स, सफिशिएंट दुनिया आपने देखा है। दुनिया देखने का मतलब ये नहीं बोलो कि अमेरिका में जाकर के दुनिया देख रहा हूं, क्योंकि वैसे डालोगे तो क्या होता है वो दिखाई नहीं देगा ना। सो ऑलरेडी आप लोगों को समझ है बहुत सारी चीजों का, तो उस समझदारी के साथ जो आपके पास नॉलेज है उसको कैपिटलाइज करके आप पेपर को देखिए, ठीक है। उससे आपको काफी कुछ अपने बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम करना है, मैं अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, व्हाटएवर इट इज। उसके बाद जीएस का सिलेबस ले लीजिए और गूगल करिए उस सिलेबस के बारे में, जो एक वर्ड्स लिखा हुआ है ना उसको तुम गूगल करो और थोड़ा सा उसमें पढ़ो। 15 दिन लगेगा हार्डली, उसको पढ़ने में आपको हार्डली 15 दिन लगेगा। 15 दिन में आपको मोटा मोटी पूरी सिलेबस का आइडिया है। ये आपको कोई कोचिंग आपको सिखा ही नहीं सकता, कोई टीचर आपको सिखा ही नहीं सकता, ये आपको खुद करना है। इतना जब आपने कर लिया, ठीक, आपने पहले क्वेश्चन पेपर देख लिया, आपने सिलेबस को अच्छे से देख लिया, फिर आप एक किताब उठा लीजिए लक्ष्मीकांत, ठीक है। पॉलिटी का किताब आता है, उसको आप 1 महीना या 2 महीने में एक बार पूरा किताब को कंप्लीट करिए। ये 3 काम जब आप कर चुके हो, देन यू टॉक टू मी, you will be completely different person altogether. आप तब तक एक अलग एस्पिरेंट बन चुके हो, अब
इस यहाँ पे जितने बच्चे हैं इसमें से कितने लोग ये काम करेगा बताओ? बताइए। जितने भी बच्चों ने हाथ उठाया है फोटो ले लो एक बार, फोटो ले लीजिए। अभी वो नहीं हाथ उठाना चाहिए। ठीक है, इसमें कौन कौन जाएगा? तो ये करने में आपको 2 महीने टाइम लगेगा। ये 2 महीने में आपको बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका सोचने का अंदाज चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने बीएड कॉलेज में भी सेशन किया था और फिर वहां पे भी हम लोगों ने किताबें दिया था बच्चों को। एंड देन वी सेड कि आप लोग ये किताबें पढ़िए और हम लोग जनवरी में एग्जाम देंगे। उनको हम लोगों ने 4 महीना टाइम दिया था। एक लक्ष्मीकांत का किताब दिया था और एक स्पेक्ट्रम का किताब दिया था। तो बेसिक किताबें होता है जो बच्चों को पढ़ना चाहिए इनिशियल लेवल पे। तो आज हम लोगों के पास आज भी कुछ किताबें हैं, तो ये आप लोगों को आप लोगों के प्रिंसिपल सर और प्रद्युत सर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का। और आप लोगों को भी हम लोग 4 महीने बाद, ये तो अभी फरवरी में हम आप लोगों का एक एग्जाम लेंगे, उन दोनों किताबों के ऊपर ही। ठीक है, सो पहले देखो इसमें आप लोग, क्योंकि आप लोग अभी कॉलेज में हो, आप लोग दुनिया भर की चीजें नहीं कर सकते हो, तो जो जो चीजें करने के लिए बोल रहा हूं उतना करिए। उतने में आप लोगों का 4-5 महीना निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने सवाल पूछे कि सर क्या क्या क्वालिटीज की जरूरत है। वो बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो तो आप लोग किसी को नहीं पता आता। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे करते जाओगे इन द प्रोसेस आप लोग क्वालिटीज डेवलप करते जाओगे और देन द थिंग्स आर द होल सम ऑफ एवरी एफर्ट दैट यू हैव। ठीक, तो बट जो मैं काम का चीज बता रहा हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन में बोला है, लास्ट क्वेश्चन में मुझे पूछा देखिए कि क्या करना है, जो सीरियस हो उनको क्या करना है एग्जैक्टली, क्या करना है? सिलेबस डाउनलोड करना है, पुराने पेपर्स देख लेना है 10 साल का, इंटरनेट पे सब मिल जाएगा। ठीक है, और फिर सिलेबस देखना है, सिलेबस की एक वर्ड को गूगल में टाइप करना है, उसको कुछ लिखना कुछ नहीं है, खाली उसको पढ़ो। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट रीड दिस 2 बुक्स। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है, उन लोगों को पूरा नोट्स मोबाइल में था। एक टाइम पे मेरा भी जो ऑप्शनल का नोट्स था पर मोबाइल में था, तो उसी से पढ़ता था। मेट्रो में जा रहा था तभी देख लिया, सुबह उठा देख लिया। ठीक, उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म पे एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में लिखना है, दैट्स इट, एकदम शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। बट शॉर्ट फॉर्म में आपका नोट्स कब आएगा? जब आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। You can sit and tell me, okay, this is this. ठीक, so okay then, अब यहाँ पे भी 3 की क्वालिटीज एंड स्किल्स ये हमने बता दिया। आपके जीवन में ऐसा क्या क्या है संदीप क्वेश्चन है, क्या है जिंदगी आपको मोटिवेट किया था? मोटिवेट देखो, मोटिवेट ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो मोटिवेशन होता ही नहीं ऐसा कुछ। क्या अभी जैसे कि सपोज मुझे आज सुबह आना था, मैं 10 बजे भी आ सकता था, बट फिर काम लाइनअप है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे सुबह जल्दी उठना भी पड़ा, जल्दी आना भी पड़ा आप लोगों के पास। तो वो कमिटमेंट, मोटिवेशन से कमिटमेंट भी आता है। मैंने उनको कमिटमेंट दे दिया था कि हम लोग जाएंगे, तो फिर जाएंगे बोल दिया तो आना ही है। ठीक है, उससे फिर बैकआउट मोस्टली नहीं करते, आगे आने से बहुत उससे भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया हो। ठीक है, तो वही चीज़ है। और हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी विद कॉलेज। तो आप लोगों के पास बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसमें भी, और बहुत स्पेसिफिक आंसर की जरूरत पड़ेगा। ऑल दिस थिंग्स विल बी आंसर्ड बाय बिल्डुल सिवारे IAS. He is 2 batch IAS now doing his probation period in Dhubri district. So सर आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से बताएगा, बहुत माइंड में जाकर के, तो आपको पूछेगा कि सब्जेक्ट क्या करना है, क्या वो करना है। ठीक है।
या जो लक्ष्मीकांत वगैरह भी उसको कैसे पढ़ना है, ये सब चीजें आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा। एंड जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होगा वो सही सेट करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।